Because we are starting with October November 2022 paper 1 variant 1. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इकोनॉमी इज चेंजिंग फ्रॉम अ प्लान्ड इकोनॉमी। अब प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर होता है, टू अ मार्केट इकोनॉमी जहाँ पर मेजोरिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, विच एक्शन वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस चेंज? जो ट्रांजिशन हो रही है, सही है, ट्रांजिशन हो रही है। द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल बाय मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट ही नहीं होगी, तो फिजिकल मॉनेटरी दोनों नहीं होगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज बाय नेशनल कंपनीज, नहीं, नेशनल कंपनीज का पॉइंट यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, देयर इज नो गवर्नमेंट। द रिप्लेसमेंट ऑफ नेशनलाइजेशन बाय प्राइवेटाइजेशन, येस, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट करोगे, बिकॉज मेजोरिटी कंट्रोल विद प्राइवेट सेक्टर। द रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स बाय कॉमन ओनरशिप, इसका कोई लिंक नहीं है विद दिस, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 2, a local council provides a tap for drinking water in a town. Would this make drinking water a free good? मैंने आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। फ्री गुड बेसिकली क्या होते हैं? जिधर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस, तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये होते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देर आर नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व, बिकॉज नो रिसोर्सेज आर यूज। जब एक चीज़ में कोई रिसोर्स यूज नहीं हो रही तो ऑब्वियसली देर विल बी नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि सी वाटर इज अ फ्री गुड, बट ड्रिंकिंग वाटर फ्री गुड नहीं है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर आप जब ड्रिंकिंग वाटर बनाओगे या उसको सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करोगे तो यू विल यूज रिसोर्सेज। तो इस चीज को तो पहले समझ लो कि भाई ये येस तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट अ फ्री गुड। सही, इट इज नॉट अ फ्री गुड, एज इट इज इम्पॉसिबल टू चार्ज फॉर इट। तो अजीब सी स्टेटमेंट है। इट इज अवेलेबल टू ऑल पासर्स बाय, नहीं। अब ये है तो फ्री गुड नहीं है, ये तो हमें पता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो यूज हो रही हैं टू मेक इट अ ड्रिंकिंग वाटर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर है। नो, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एक्सक्लूड सम पीपल फ्रॉम यूजिंग द टैप, ये प्राइवेट गुड की वो है। मेन इसका आंसर जो है वो ये है कि नो, बिकॉज इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, और जिधर आपने रिसोर्सेज यूज कर लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इट इज एन इकोनॉमिक गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 3, food prices in a country increased by 20% in 3 months due to an infectious virus, सही है। Which statement about the cause of this rise in food prices is normative? अब normative statements वो statements होती हैं जो कि value judgment होती हैं, ठीक है। It requires an opinion, सही है। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि these are subjective statements, while जब हम positive statement की बात करते हैं तो positive statements are fact, या आप कह सकते हो true false, yes no। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं ये, ठीक है, विच कैन बी प्रूवन बाय एविडेंस, सही है, एविडेंस बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स वर स्केयर्ड ऑफ रनिंग आउट ऑफ फूड, दिस इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये ओपिनियन है। सही है, ये ओपिनियन है। अब ये बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना, ये सारी पॉजिटिव है। फार्म वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेस, अब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है विच कैन बी प्रूवन बाय एविडेंस, या ऐसी चीज आप कर सकते हो। Supply of foreign food was reduced because of closed borders. Again, this is a positive statement. This can be proven by evidence. Transport cost increased by 10%. Again, this is a positive statement. तो एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जो कि ओपिनियन को represent कर रहा है। Question number 4. A doctor has very long working hours and a high level of stress. She can become a teacher instead of continuing as a doctor. What is the opportunity cost of choosing to continue as a doctor? भाई अगर मेरे पास ऑप्शन है टीचर बनने का और मैं फिर भी डॉक्टर हूँ, तो इसका मतलब व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैं फॉरगो कर रहा हूँ? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं फॉरगो कर रहा हूँ बाय रिमेनिंग अ डॉक्टर? द रिस्क ऑफ मिस्टेक्स कॉस्ट बाय टाइटनेस, दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कोई चीज फॉरगो नहीं कर रहा है यहाँ पे। द पॉसिबल कॉस्ट ऑफ इलनेस कॉज बाय हाई स्ट्रेस लेवल्स, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मैं फॉरगो कर रहा हूँ। द पोटेंशियल सैलरी एज अ टीचर, जो मैं पैसे कमा सकता था एज अ टीचर, वो मैं फॉरगो कर रहा हूँ। द रीट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ बिकमिंग अ टीचर, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, अपने दिमाग में हमेशा ये चीज रखना, फॉरगो क्या कर रहा हूँ मैं ऐसी क्या चीज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन विल द डिमांड कर फॉर मोटरसाइकिल शिफ्ट टू द लेफ्ट? लेफ्ट का मतलब है कि डिमांड जो है वो कम हो रही है। When the price of cars fall,
भाई अगर प्राइस ऑफ कार जो है वो कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है पीपल विल परचेज मोर ऑफ कार, जिसकी वजह से डिमांड फॉर मोटरसाइकिल्स कम हो जाएंगी। तो सब्स्टिट्यूट्स वाला केस है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। व्हेन द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉल्स, इससे जो है वो मेरे मोटरसाइकिल के डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी। व्हेन द टैक्स ऑन मोटरसाइकिल राइजेस, तो इससे मोटरसाइकिल प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की सप्लाई कम हो जाएगी। व्हेन द प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइजेस, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ती है तो इससे डिमांड फॉर मोटरसाइकिल्स बढ़ जाएगी। तो दिस कैन आल्सो नॉट बी एन आंसर। तो 5 का आंसर है। क्लियर है ये चीज, कोई टेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर हाउसिंग, व्हाट इज नॉट अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट व्हेन ड्राइंग दिस कर्व। जब आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाते हो तो आप क्या चीज अज्यूम करते हो? यहाँ पर अजम्पशन आपकी आती है सेक्टर्स वेरिएबल्स की, यू कीप ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सही है। और वो ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। तो ये देखो, इनकम इज एन अदर फैक्टर जो कि कांस्टेंट होगा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर फ्यूचर प्राइसेस कांस्टेंट होंगी। द प्राइस ऑफ हाउसेस विल नॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइस कैन चेंज, उसके हिसाब से ही आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बनता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हेल्ड कांस्टेंट, क्योंकि जितने भी अदर फैक्टर्स है आप उनको कांस्टेंट रखोगे, प्राइस विल नॉट बी कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज का मसला? तो जितने भी प्राइस के अलावा फैक्टर्स होते हैं ना, उन सबको आप कांस्टेंट रखोगे। तो 6 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट डिफाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगेन बहुत ही कचरा सवाल। इट इज द मेजर ऑफ हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। उल्टा लिखा हुआ है इसने, बी इसका आंसर है। इट इज हाउ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड क्या रिस्पॉन्ड करती है, ये आपकी पीईएस की डेफिनेशन है। तो ये भी दोनों बेकार है, ऑप्शन पूछे। तो 7 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जो है उसका मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, विथ टी। ठीक है, तो हमें बेसिकली टी के सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं इन सारे ऑप्शन में। ठीक है, बिस्किट्स एंड केक्स कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जॉइंटली डिमांडेड होते हैं विद टी। कॉफी एंड हॉट चॉकलेट सब्स्टिट्यूट्स हैं टी के, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपका एक्सिडी जो है वो नेगेटिव होगा, सही है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एक्सिडी नेगेटिव है। सेम गोज इन दिस केस एंड सेम गोज इन दिस केस। कप्स एंड सॉसर्स एंड शुगर एंड मिल्क, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। 8 का आंसर भी होगा, कॉफी एंड हॉट चॉकलेट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, एक्सिडी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज नॉट कॉज द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो शिफ्ट कब नहीं आएगा ऑन द सप्लाई कर्व फॉर कार्स? तो जब सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट आ रही होगी। और मूवमेंट कब आती है? ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस। और प्राइस कब चेंज होते हैं? व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, सही है। तो बहुत सिंपल है, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तब सप्लाई कर्व में मूवमेंट आती है। क्लियर है ये चीज? अ चेंज इन द कार प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे आपका सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल कॉस्ट यूज्ड बाय द कार ओनर्स। अच्छा, अगर प्राइस ऑफ फ्यूल चेंज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्राइस ऑफ फ्यूल जो है ना वो बढ़ गई, इसका मतलब गाड़ी की डिमांड जो है वो पहले के मुकाबले में क्या होगी? कम। जब गाड़ी की डिमांड कम होगी तो सप्लाई कर्व के ऊपर जो है वो मूवमेंट आएगी, क्योंकि गाड़ी की डिमांड के कम होने से गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जहाँ पर डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट आती है। A change in the rate of sales tax, again this will shift the supply curve. A change in the wage rate, again this will shift the supply curve, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है बाकी सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो 9 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर पाइनएप्पल्स, एक्स इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। तो एक्स इज माय ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे मैंने ये जो है लाइंस बना दी। फिर इसने आगे लिखा हुआ है कि पाइनएप्पल प्रोड्यूसर्स बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, तो इससे सप्लाई बढ़ेगी। एट द सेम टाइम अ न्यू डाइट बुक सजेस्ट दैट ईटिंग पाइनएप्पल्स हेल्प्स वेट लॉस, इससे डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले मैं सप्लाई को बढ़ा देता हूँ, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मैं यहाँ पर आऊँगा। तो सी इज द राइट आंसर। कह रहे चीज को मसला। तो 10 का आंसर विल बी सी। अब तक बड़ा हल्का पेपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम shows the impact of a fall in the price of oil and this will lead to a fall in energy cost for many manufacturers. So supply बढ़ रही है, ठीक है। What will be the impact of this change on the consumer surplus and producer surplus? तो consumer and producer surplus, ग्राफिकल डेफिनेशन याद रखना। ग्राफिकल डेफिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, सही है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस तो देखो बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा नया कंज्यूमर सरप्लस ये होगा, क्योंकि ये मेरी पुरानी प्राइस थी, ये मेरी नई प्राइस है, सही है। ये मेरी क्वांटिटी है। अब क्लियरली समझ आ रहा है कि पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था, अब कंज्यूमर सरप्लस ये एरिया बिलो द डिमांड का द मार्केट प्राइस। तो कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ रहा है, और बहुत ऑब्वियस है क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो सीएस तो बढ़ेगा, सही है। तो या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा।
और जहां तक बात है प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो इट इज एरिया अबव द सप्लाई कर्व, इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस। ठीक है, तो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर सरप्लस, अगर आप, अच्छा ये थोड़ा टेक्निकल है, आप देखो पहले प्रोड्यूसर सरप्लस ये था और अब प्रोड्यूसर सरप्लस ये है, एरिया बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, एरिया बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया बड़ा हो रहा है ना, तो मेरा आंसर राइट इज, तो डी आंसर होगा। कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो 11 का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, when is the supply curve for a car manufacturing firm most likely to be price elastic? अब सप्लाई कर्व इलास्टिक, इसका मतलब पीईएस इज इलास्टिक, तो मुझे कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है तो पीईएस को इलास्टिक बनाता है। हाई रिस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्राइस ज्यादा है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। व्हेन द फर्म फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट न्यू लेबर, ये मेरी सप्लाई को इनइलास्टिक बना देगा बिकॉज आई कैन नॉट इजीली एडजस्ट माई सप्लाई। व्हेन द फर्म हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, यस, क्योंकि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी जाएगी और प्राइस बढ़ भी जाएगी तो मैं एकदम से माल को रिलीज कर दूंगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई होगी, इलास्टिक सप्लाई सही है। When the firm is operating in the short run, इस सिनेरियो में inelastic supply होती है because you don't have the ability to adjust your factors of production easily. When the firm is operating near full capacity, again in this case the supply will be inelastic. You don't have the ability to increase production instantly. The 12th answer will be B. Question number 13. The diagram shows the market for electric steel plated switches used in new houses. ठीक है, तो ये diagram जो है ना वो electric steel plated switches की है, और आप देखो ये क्या हो गया, अगर आप देखो तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर इलेक्ट्रिक स्टील प्लेटेड स्विचेस की डिमांड जो है ना वो बढ़ रही है, क्या हो रहा है यार ये, व्हाट कुड नॉट कॉज द मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन टू हैव चेंज फ्रॉम एक्स टू। अच्छा, मुझे एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर डिमांड नहीं बढ़ रही। ठीक है, जहां पर डिमांड नहीं बढ़ रही। इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर बाइंग हाउसेस, इससे आपकी हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रिक स्विचेस की भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये नहीं हो सकता। ग्रांटिंग अ सब्सिडी फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ ब्रिक्स, अगर आप ब्रिक्स के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज दोगे तो इससे जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इजी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर हाउसेज बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इस चीज को समझो कि अगर ब्रिक्स सस्ते हो जाएंगे, ईंटें सस्ती हो जाएंगी, तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो दिस विल लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक स्विचेस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। रिमूविंग सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस, अगर आप इलेक्ट्रिक स्विचेस से ही सेल्स टैक्स को हटा दोगे ना तो उससे आपकी कॉस्ट कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो सी इज द राइट आंसर। रिमूविंग टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ वुड, अगर वुड सस्ता हो जाएगा तो इससे भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, बल्कि कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी क्योंकि इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगी, तो जब कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी तो इससे भी डिमांड फॉर हाउसेज बढ़ेगी और इससे भी इलेक्ट्रिक स्विचेस की डिमांड बढ़ेगी, तो 13 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 14, इन मिक्स्ड इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है एंड पब्लिक सेक्टर भी होता है। What explains by the provision of certain goods and services will remain under government control? भाई क्यों कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट बनाती है? Because the market system fails to provide public goods. वही बात है, पब्लिक गुड्स में नॉन राइवलरी का इशू है, पब्लिक गुड्स में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का इशू है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट पीपल, वो कहते हैं कि जिधर हमें फायदा होगा हम वही चीजें बनाएंगे। फ्री राइडर प्रॉब्लम है, इनकी भी गलती नहीं है, लोग भी लीचड़ हैं, वो पैसे नहीं देते इन चीजों के लिए, कोई मैकेनिज्म टू चार्ज प्राइजेस नहीं है, तो वो नहीं करेंगे प्रोवाइड। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैनेजमेंट आइडियाज आर हैम्पर्ड बाय excessive bureaucracy. Ownership of companies depends on the ease of buying shares. The profit motive tends to improve efficiency. ये तो बस ये सारे पब्लिक सेक्टर के डिसएडवांटेजेस हैं और बेसिकली प्राइवेट के एडवांटेजेस हैं, तो ए इज द राइट आंसर यहाँ पे 14 का सही है। क्वेश्चन नंबर 15, the diagram shows the percentages of those on low pay and those on extremely low pay in a country from 1976 to 2012. A national minimum wage was introduced in 1999. तो 1999 में जो है ना वो एक लगा दी, इसमें देखो लाइन भी बना के दी हुई है मुझे। अब आप देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेज की वजह से एक्सट्रीमली ये परसेंटेज ऑफ पीपल दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो जैसे ही मिनिमम वेज लगी है ना तो एक्सट्रीमली लो पेड को फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और लो पेड को इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि देखो परसेंटेज अभी भी उतना ही है मोस्टली, पर लो पेड बहुत कम हो गए हैं, तो इसका मतलब मिनिमम वेज का जो मेजोरिटी एडवांटेज है वो एक्सट्रीमली लो पेड लोगों को हुआ है, लो पेड लोगों को इतना नहीं हुआ है। द मिनिमम वेज हेल्प द लो पेड मोर देन द एक्सट्रीमली लो पेड, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
वाई इज दिस अ रॉन्ग स्टेटमेंट? क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है कि मिनिमम वेज के बाद जो है ना वो एक्सट्रीमली लो पेड को ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि देखो इनका नंबर बहुत, इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, उल्टा हो रहा है। द मिनिमम वेज रिड्यूस द नंबर्स ऑफ, नंबर में बता ही नहीं सकता, मुझे डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है इसने, तो ये भी आंसर हटा दो। द मिनिमम वेज रिवर्स द ट्रेंड इन लो पे फॉर द प्रीवियस 20 ईयर्स, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि जैसे ही आप अगर नोटिस करो, लास्ट 20 ईयर्स में लो पेड लोग जो है ना वो बढ़ते जा रहे थे, पर जैसे ही मिनिमम वेज आपने लास्ट, इधर इधर बल्कि लास्ट 20 ईयर्स में लो पेड लोग जो है ना वो बढ़ते जा रहे थे, पर मिनिमम वेज ने कम से कम इसको कांस्टेंट कर दिया। अगर आप नोटिस करो, लास्ट 20 ईयर्स में लो पेड लोग बढ़ते जा रहे थे, पर मिनिमम वेज ने एटलीस्ट इसको जो है ना वो कांस्टेंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो सी आंसर होगा इसका। द मिनिमम वेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द लो पे इन द पीरियड, नो। लार्जेस्ट रिडक्शन आपका जो है ना यहाँ पर हुआ है तो वो मिनिमम वेज से पहले था, वो मिनिमम वेज से पहले था। क्लियर है? तो 15 का आंसर सी होगा। अगेन वही बात है, ये आपकी एनालिसिस स्किल्स के ऊपर होगा, आप किस तरीके से सवाल रीड करते हो, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक जनरल बंदा भी बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, a government decides to guarantee manufacturers a price of OPA for a product and to provide a subsidy to ensure that the market clears। सही है भाई, guaranteed price OPA है और सब्सिडी दी है, तो सब्सिडी अगर दी होगी तो QE मेरी ओरिजिनल प्राइस थी एंड ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। सब्सिडी अगर दी होगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई का राइट पर शिफ्ट हो गया होगा, असूलन अगर देखा जाए। पर इनने इसने ये प्राइस गारंटी रखी हुई है, गारंटीड प्राइस है। असूलन क्या होता है? असूलन क्या होता है, जब आप सप्लायर को राइट पर शिफ्ट करोगे तो आपकी प्राइस ये हो जानी चाहिए, पर गवर्नमेंट ने गारंटी की है वी विल पे यू दिस प्राइस। सही है? तो बेसिक सब्सिडी का ही क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो ये गारंटीड है। सही है, ये गारंटीड है। विच एरिया रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट? अब गवर्नमेंट की सब्सिडी की टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी? आप बेसिकली क्या करोगे, पर यूनिट सब्सिडी को मल्टीप्लाई कर दोगे बाय न्यू क्वांटिटी। दिस इज माय क्वांटिटी आफ्टर सब्सिडी, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। तो जब मैं डब्ल्यू वाई को मल्टीप्लाई करूंगा क्यू ए से, मेरे पास ये पूरा डब्बा आ जाएगा। तो ये पूरा डब्बा जो है ना वो आपका सब्सिडी की कॉस्ट है। तो ये क्या होगा, PA PB WNY, पी आंसर होगा इसका। समझ आया? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं ना न्यू क्वांटिटी क्रेडिट से, वो सप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 17, बेटा सब्सिडी का डायग्राम हमारा बेटा रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अ कॉन्सर्ट एरिना हैज अ फिक्स कैपेसिटी दैट अलाउज इट टू सेल 10,000 टिकट्स फॉर अ कॉन्सर्ट। The current equilibrium price for a ticket is $10. The owners of the arena decide to set a minimum price for a ticket. अब देखो ये सवाल वापस पढ़ो। A concert arena has a fixed capacity that allows it to sell 10,000 tickets for a concert. Fixed quantity है। The current equilibrium price is $10. The owners of the arena decide to set a minimum price for the ticket. अब minimum price is always above the equilibrium, इसलिए बात तो clear है। Under which conditions there will be the most unsold tickets? अब most unsold tickets कब होगी? जब मिनिमम प्राइस बहुत ज्यादा होगी, पहली चीज मिनिमम प्राइस बहुत ज्यादा होगी, और जब आपकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, क्योंकि क्वांटिटी में सबसे लार्जर परसेंटेज चेंज इसी में आ रहा होगा। तो मिनिमम प्राइस सबसे ज्यादा होनी चाहिए और डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम प्राइस अगर बहुत ज्यादा से बढ़ेगी तो डिमांड बहुत कम से गिरेगी, और जब डिमांड इलास्टिक होगी तो और बहुत ज्यादा से गिरेगी। तो अनसोल्ड टिकट सबसे ज्यादा कब होगी? जब डिमांड इलास्टिक होगी और मिनिमम प्राइस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सही है? मोनिस बिल्कुल ऐसा ही है, वो सप्लाई सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है। सही है? मतलब मैं अगर आपको इसको ग्राफिकली भी दिखाऊं ना, तो कुछ ऐसा सिनेरियो है। मतलब ये मेरी सप्लाई है, जनरली बना रहा हूँ खाली, ये मेरी सप्लाई है। डिमांड अगर मैं इलास्टिक करूंगा, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। अगर मैं मिनिमम प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, देखो सबसे बड़ा सरप्लस किधर आ रहा है, जिधर सबसे बड़ा सरप्लस आएगा ना वहां पर पूरी गेम होगी, तभी डी आंसर है। जितना QS QD को एक्सीड करेगा ना उतनी ज्यादा अनसोल्ड टिकट्स होगी, सरप्लस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, A government announces its intention to reduce the level of transfer payments in the economy. Transfer payments क्या होती है याद है? Transfer payments वो payments होती है which results in non-productive activity, no service in return। सही है?
और ये एक ऐसी पेमेंट है जो कि जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती, रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती, जैसे पेंशन हो गया वगैरह वगैरह। वे स्टेटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंट विद दिस इंटेंशन। देयर नीड्स टू बी मोर इंसेंटिव फॉर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू सीक जॉब। यस भाई, आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर रहे हो, सही है। आप जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर रहे हो ताकि लोग जो हैं उनको इंसेंटिव मिले नौकरी ढूंढने का। वो तो ढीले पड़ गए हैं, पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए हैं। स्टेट पेंशन नीड्स टू बी इंक्रीज, नो, यहाँ तो ट्रांसफर पेमेंट वो कम कर रहा है। द लेवल ऑफ इनकम टैक्स नीड्स टू बी रेज, इससे लोग और डिस्करेज होंगे। द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी इंक्रीज, नो। तो ए इज द परफेक्ट आंसर जिधर ट्रांसफर पेमेंट्स कम हो रही। ठीक है। Question number 19. Assuming the demand for oil is price inelastic, what will be the effect on the demand pull inflation and the cost push inflation in an oil importing country of the increase in the world price of oil? अगर वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ रहा है, इसका मतलब इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है। इन इलास्टिक डिमांड है तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन होती है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, विच इज पार्ट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये तो बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। ट्रेड डेफिसिट जब होगा तो एक्स माइनस एम एडी का पार्ट है, तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। तो इससे आपकी डिमांड पर इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सी इज द राइट आंसर। सही है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एडी कम हो रहा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। तो 19 का आंसर इस सी। ठीक है। ठीक है, अब ये जो एमसीक्यू नंबर 20 है, कह रहा है अज्यूम द चाइनीज मॉनेटरी अथॉरिटीज आर कमिटेड टू मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट। ये A2 का क्वेश्चन है अब। ऑफ चाइनाज करेंसी द युआन अगेंस्ट द यूएस डॉलर बिटवीन P1 एंड P2 ऑफ द डायग्राम, व्हाट माइट दे डू इफ सप्लाई चेंज फ्रॉम S1 टू S2। अब आप देखो, इसने दो बैंड्स बनाए हुए हैं। ये मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है जहाँ पर इसी के बीच में करेंसी फ्लक्चुएट करती है, इसको डर्टी फ्लोट भी कहते हैं। सही है। या आपकी नॉलेज AO1 तो आपको इसका पता होना चाहिए एटलीस्ट AS लेवल में, पर ये एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं आ सकता, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो हुआ ये है कि भाई सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे इस इन दोनों बैंड्स के बीच में रहना है। अब मैं इस बैंड से बाहर आ गया हूँ, इसका मतलब मेरी एक्सचेंज रेट कम हो गई है। मुझे बैंड के अंदर लाने के लिए वापसी एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है, मुझे करेंसी को किसी तरीके से रिवैल्यू करना है। सही है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस कंट्रोल्स ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओवरसीज, क्योंकि अगर बाहर मुल्क में हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी ना, तो इससे हमारी करेंसी की सप्लाई कम होगी, करेंसी वापस बढ़ जाएगी। तो मैं करेंसी को वापसी पीछे कर दूंगा, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है। तो मुझे करेंसी को वापस बैंड के अंदर लाना है, तो मुझे करेंसी को रीवैल्यू करना है। आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे, इससे मजीद आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, ऑलरेडी डेप्रिशिएट हुई भी है, तो सिचुएशन वर्सन हो जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। रिमूव टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएसए, अगर आप इंपोर्ट की प्राइसेस कम कर दोगे, इससे आपकी इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इससे आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, इससे मजीद करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी। ये भी नहीं हो सकता। सेल युआन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में युआन को बेचोगे तो जो चाइना की करेंसी है उससे भी सप्लाई मजीद बढ़ जाएगी, मजीद आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता। तो 20 का आंसर इज ए। पर वी डू नॉट एक्सपेक्ट दिस एमसीक्यू टू बी टेस्टेड इन एएस बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ A2 नाउ। तो ये एमसीक्यू तो एटलीस्ट ये नहीं देगा आपके पेपर में। Question number 21. The diagram shows the demand and supply for solar panels in the US. The US put a tariff on imported solar panels. ठीक है। What is the quantity of imported solar panels after the imposition of tariff? देखो भाई, before imposition of tariff scenario ये था कि ये मेरी डोमेस्टिक सप्लाई थी, ये मेरी डोमेस्टिक डिमांड थी। ठीक है। तो बिफोर टैरिफ जो है वो मेरे इंपोर्ट्स कितने थे? MR, क्योंकि ये मेरी क्वांटिटी सप्लाइड थी, ये क्वांटिटी डिमांड। तो शॉर्टेज जो होती है वो इंपोर्ट्स होती है। ठीक है। पर आफ्टर टैरिफ सिचुएशन अब चेंज हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस बढ़ गई। अब मेरी क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पर आ चुकी है और मेरी क्वांटिटी डिमांड अब यहाँ पर आ चुकी है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अब जो है ना वो मेरी NP हो गई है। तो इम्पोर्ट्स ऑब्वियसली टैरिफ लगने के बाद कम होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। क्लियर है कोई मसला? बड़े बेसिक MCQs नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल रिविजन से आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपको ये डायग्राम्स याद नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तभी कहते हैं कि सिर्फ MCQ करने से नहीं होता, आपको रिवाइज भी करना होगा। The diagrams show initial equilibrium at Y1 and P1. सही है। Which diagram reflects the impact of economy of a higher unit wage cost? तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो इससे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगी एंड इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। BOT जब इंप्रूव होता है तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जहाँ पर SRAS कम हो रहा है और AD बढ़ रहा है। तो ये नहीं हो सकता, B आंसर होगा इसका, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर आपका SRAS कम हो रहा है और AD बढ़ रहा है, ये देख लो। ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी।
22 का भी है। तो ये ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पर शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है, तो इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। सॉरी यार वो गलत बनाया है, इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। तो मैं लिख भी देता हूँ, एडी राइट पे जाएगा और एसआरएस लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, तो 22 का आंसर है बी है। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल शोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर कनाडा एंड सिंगापुर। ठीक है, तो करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इम्पोर्ट्स हमेशा माइनस होते हैं, माइनस माइनस। मुझे कोई ये टोटल बता सकता है दोनों का? मुझे कनाडा का बैलेंस बता दो जल्दी से यार, टाइम नहीं लगाना, जल्दी बता दो। मुझे कनाडा का टोटल करंट अकाउंट का बैलेंस बता दो क्या आ रहा है। कनाडा का पूछ रहा हूँ पहले। माइनस कनाडा का, पॉजिटिव है नेगेटिव है? यार अब तुम लोग सब अलग अलग बताते हो, मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है, रुको यार। कैलकुलेटर सही नहीं चलाते तुम लोग यार। ओवरऑल कनाडा इज -34,200, और सिंगापुर का कितना है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है सिंगापुर का। साइन भी बताओ साथ। सिंगापुर पॉजिटिव है, 143135, सही है। कनाडा एक्सपोर्टेड मोर गुड्स देन सिंगापुर, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसने मुझे जो डेटा दिया हुआ है ना वो डॉलर में दिया हुआ है। तो डेटा मुझे इसने प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी दिया हुआ है, इसने मुझे डेटा क्वांटिटी का नहीं दिया हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। कनाडा एंड सिंगापुर हैड अ करंट अकाउंट डेफिसिट, नो। कनाडा हैड अ डेफिसिट बट सिंगापुर हैड अ सरप्लस, सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिंगापुर हैड अ सरप्लस ऑन इट्स ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। भाई सिंगापुर का ट्रेड इन गुड्स बताओ कितना है? सिंगापुर का ट्रेड इन गुड्स एंड, अब क्लियरली समझ आ रहा है सरप्लस ही है वैसे, सी आंसर होगा इसका। सही, तो ये आपका है +7,995, और ट्रेड इन सर्विसेज कितना है? +85,760। तो पॉजिटिव है दोनों, तो सी आंसर है। सिंगापुर इंपोर्टेड चीपर गुड्स देन कनाडा, अगेन दिस इज नॉट आंसरेबल डेटा के हिसाब से, तो 23 का सी होगा। बहुत आसान एमसीक्यू है ये, आपको वही सारी बात है, ऑप्शन चेक करना और कैलकुलेटर सही चलाना है भाई, अंधेधुंध कैलकुलेटर नहीं चलाया करो। 24, व्हाट इज द मेजर ऑफ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स? प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल आंसर है ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, और ये दोनों अजीब सी स्टेटमेंट है। 25, व्हाट इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ एन इकोनॉमी? अब एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब है करेंसी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है, तो इससे मुझसे कॉस्ट पूछा है, अफेक्ट नहीं पूछा। देखो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इससे मुझे कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट भाई ऐसी क्या रीजन है? अब रीजन क्या होती है? डिमांड फॉर करेंसी का बढ़ना एंड सप्लाई ऑफ करेंसी का कम होना, मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। एन इंक्रीज इन द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी तो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, भाई इकोनॉमी में जब लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। अगेन, अ डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक टू रेज मनी सप्लाई, भाई मनी सप्लाई बढ़ाओगे इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बाहर वाले हमारे मुल्क में आके सेव नहीं करेंगे, हमारे वाले बाहर जाके सेव करेंगे, एक्सचेंज रेट अगेन कम हो जाएगा, तो इसका आंसर इज डी। अ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट रिप्लेसेस इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स मैं कर रहा था, वही चीज मेरे मुल्क में मिल गई है, तो मैं इंपोर्ट पहले के मुकाबले में क्या करूंगा? कम करूंगा। जब इंपोर्ट कम करूंगा तो सप्लाई ऑफ करेंसी कम होगी, सप्लाई ऑफ करेंसी कम होगी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 25 का आंसर इज डी। क्लियर है? सारे ऑप्शन देखने हैं। और कॉज और इफेक्ट में फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन 26, व्हाट इज लाइकली टू एक्सप्लेन एंड इंक्रीज द डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट? अब डेफिसिट का मतलब होता है जब आउटफ्लोज इनफ्लोज से ज्यादा होते हैं। अब डेफिसिट इंक्रीज का मतलब क्या है? कि भाई आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं और इनफ्लोज कम हो रहे हैं। एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट फॉरेन एड, यस। भाई आप आउटफ्लोज बढ़ा रहे हो ना, क्योंकि ये सेकेंडरी इनकम में आता है, याद है, फॉरेन एड वगैरह। अब सेकेंडरी इनकम से आउटफ्लो बढ़ रहा है तो करंट अकाउंट वर्सन होगा ना।
एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेट्स, भाई गवर्नमेंट के टैक्स रेट बढ़ेंगे तो इससे इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा बिकॉज पीपल विल बी अर्निंग लेस। या आप ये भी कह सकते हो गवर्नमेंट ने भाई टैरिफ वगैरह बढ़ा दिया है तो इससे आउटफ्लोज तो कम ही होने। एन इंक्रीज इन अदर कंट्रीज एक्सचेंज रेट, भाई दूसरे मुल्कों में अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो लोगों को हमारा मुल्क सस्ता लगेगा। जब हमारा मुल्क सस्ता लगेगा तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा विच विल इंक्रीज द इनफ्लोस, क्योंकि जब करेंसी दूसरे मुल्कों की बढ़ेगी उनको इंपोर्ट सस्ते लगेंगे ना, तो हमारा मुल्क सस्ता लगेगा। तो मैं अपने मुल्क के लिए कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट की प्राइसेस उनको कम लगेंगी। एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड, इफ पीपल विल सेव मोर दे विल स्पेंड लेस, एंड व्हेन दे विल स्पेंड लेस तो इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा तो आउटफ्लोस कम होंगे। तो 26 आंसर है। Question number 27. What does the Marshall under condition state must be present for depreciation of a currency to cause an improvement in the current account balance? बहुत सिंपल बात है, इसने बोला था demand should be elastic, demand should be more than one and combined elasticity, combined, सही है। The sum, देखो the sum of exports and import का PET should be greater than 1. बट आई थिंक ये MCQ भी आपसे टेस्ट वो नहीं करेगा क्योंकि ऑफिशियली मार्शल लैंडर जो है ना वो A2 का पार्ट है। पर आपको एटलीस्ट एज एन ए स्टूडेंट ये पता होना चाहिए, वी कैन नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर कि वो सही चीज़ें करेगा, क्योंकि उसने जो नवंबर 23 के पेपरों में हरकत करी है ना वेरिएंट 1 और 3 में, बड़ी शॉकिंग हरकत है। ठीक है, और बाकायदा उसने बच्चों के मार्क्स भी काटे अपनी गलतियों की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 28, टू एनकरेज पीपल टू वर्क अ गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मिनिमम इनकम लेवल एट विच पीपल स्टार्ट टू पे इनकम टैक्स। तो बेसिकली टैक्सेबल अलाउंस होती है ये क्या होती है? टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, तो मिनिमम इनकम जैसे अगर 50,000 पे 50,000 तक टैक्स नहीं है तो मैंने इसको 70,000 कर दिया, इसका मतलब अब आप 70,000 तक आपको टैक्स पे नहीं करना। तो है तो फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि टैक्स की गेम है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, सप्लाई साइड पॉलिसी भी है। तो ए आंसर है इसका। अब ये सप्लाई साइड पॉलिसी क्यों है? क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, आप इंसेंटिव टू वर्क बढ़ा रहे हो। भाई आप इंसेंटिव टू वर्क बढ़ा रहे हो, तो दिस इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी बिकॉज यू आर एनकरेजिंग पीपल टू वर्क, इससे मुल्क का आउटपुट बढ़ेगा ना, तो दिस इज पार्ट ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसी बिकॉज एक तरह से आप टैक्सेस कम कर रहे हो, इनकम टैक्स कम करना भी सप्लाई साइड पॉलिसी होती है। ठीक है, मतलब टैक्सेबल अलाउंस को बढ़ाना भी एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है और ये सप्लाई साइड पॉलिसी भी है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म देखें तो, बिकॉज पीपल विल बी मोटिवेटेड टू वर्क। MCQ नंबर 29, रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स इज प्रपोज टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूँ डेफिसिट को कम करने के लिए। डेफिसिट कम करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे आउटफ्लोज को कम करने हैं और मुझे इनफ्लोज को बढ़ाने हैं, क्योंकि डेफिसिट क्या होता है? व्हेन आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। बार बार लिखो, बार बार लिखो, हर MCQ में है, बार बार लिखो। विद जस्टिफिकेशन दिस एक्शन फॉर दिस एक्शन इज नॉट वैलिड, इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन करेंसी इनफ्लोज, दिस इज अ गुड थिंग, इससे इनफ्लोज बढ़ेंगे, पीपल विल सेव इन योर कंट्री। इट विल एनकरेज एक्सपोर्टर्स टू फाइंड न्यू फॉरेन मार्केट्स, यस, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे तो आपकी हो सकता है कि लोग जो हैं वो स्पेंडिंग कम कर रहे हैं इकोनॉमी में, तो आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं वो दूसरी मार्केट ढूंढ रहे हैं जिधर वो जाके अपना माल बेच सकें। या आप ये भी कह सकते हो कि यार इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, इसी वजह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो दे विल ट्राई टू फाइंड मार्केट जहाँ पर उनका माल बिके। तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। इट विल लोअर द लेवल ऑफ इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, तो इम्पोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कम हो ही रहा होगा। ठीक है, इट विल पुट अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन दैट, ये बिल्कुल एक यूजलेस स्टेटमेंट है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट पे एक अपवर्ड प्रेशर आता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पीपल सेव इन योर इकोनॉमी, तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है, आपके वाले अपना पैसा कॉल बैक करते हैं, सप्लाई ऑफ करेंसी कम होती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो इट विल पुट एन अपवर्ड प्रेशर नॉट अ डाउनवर्ड प्रेशर। 29 का आंसर डी होगा। एंड सबसे लास्ट MCQ नंबर 30, which combination of changes is most likely to result from a fall in the country's inflation rate? तो एक कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, रिजल्ट इन अ फॉल, रिजल्ट, ठीक है, व्हाट विल कॉज अ फॉल इन द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट शुड बी हायर, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट हायर होगा इससे क्या होगा? इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इससे आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, जिसकी वजह से जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इकोनॉमी में प्राइस लेवल कम हो जाएगी, तो ये आपकी हायर होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट शुड ऑल्सो भी हायर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पीपल विल कंज्यूम लेस, इन्वेस्ट लेस, AD कम हो जाएगा। एंड मनी सप्लाई शुड बी लोअर, क्योंकि जब मनी सप्लाई कम होती है तभी ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर है? कोई मसला?
अगर हम इसका थ्रेशोल्ड देखें पेपर का, तो 22 पे ए है, 20 पे बी है, 17 पे सी है। मुझे अपना ग्रेड बताओ, आपका ग्रेड क्या है? 14 पे डी है एंड 11 पे E। ठीक है।